हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार पढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, हमारा ज्योग्राफी चल 11वीं क्लास में चैप्टर नंबर 3 और अपोहा तंत्र देख रहे हैं। बेसिकली जो आपका रिवर वैली सिस्टम है उसी पर हम लोग आपका बात कर रहे हैं, उन्हीं को हम लोग गौर करके देख रहे हैं। और इसी में हमने अपोहा तंत्र के विषय में पढ़ा। अपोहा तंत्र क्या है, जला तंत्र क्या है, साधारण नदी कैसी है, विसर्जन क्यों होता है, जल ग्रहण क्षेत्र क्या है, सहायक क्या है, उनकी कौन कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, अपवा द्रोणी क्या है, विभाजक क्या है, जल सांबर छोटा होता है द्रोणी से, भारतीय अपवा तंत्र में जल विसर्जक, ये सारी चीजों को हमने एक एक करके आपका बात किया। ठीक। और सांबर क्षेत्र क्या है, न्यूनतम वर्षा क्या होती है, ठीक। इन सब चीजों पर हमने बात कर ली। हिमालय तंत्र को, अपवा तंत्र को, इसी में बहुत सी नदी 12 मासी है, कोई वी आकार की, कोई यू आकार की घाटियां बनाती है, छिप्रिका क्या है, इन सब विषय को हम। प्रवृत्ति क्या है, भारत में सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, मैंने बताया था आपका सिंधु नदी का जो टोटल एरिया है 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। टोटल लेंथ मैंने आपको बताई थी, उसकी लंबाई 2,880, भारत में 1,114 किलोमीटर है। तिब्बत के कैलाश मानसरोवर से बोंगछू से निकलती है। ठीक। और पूरा इसमें कौन सी सहायक नदियां हैं, श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, सिगार, द्रास, ये सब अटक की पहाड़ी से निकलती हैं। कुछ नदी ऐसी हैं जो आपका मिठानकोट से पहले आपका मिल जाती हैं, पचनद बनाती है, पच, ब्यास, रावी, चेनाब इत्यादि नदियां हैं। इनको मैं कल हम यहाँ तक देख चुके। एक बार किसी का कोई डाउट है पूरे में एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़े, तो पढ़ते हैं। देखिए होगा इतना सब कुछ। झेलम जो सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी, झेलम किसकी सहायक नदी है? कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व भाग में पीर पंजाब के जो आपका गिरपा यानी कि फुटिल रीजन में स्थित बेरी नाग झरने से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है? पीर पंजाल में आपका ध्यान रखिए, बेरी नाग से कौन निकलती है? तो झेलम। पाकिस्तान में प्रवेश करने से श्रीनगर और बूरड़ झील से बहते हुए एक तंग महाखंड से गुजरकर पाकिस्तान के तट के निकट चेनाब नदी से मिल जाती है। इसमें मिली चेनाब में। तो पीर पंजाल श्रेणी से ही निकलती है और बेरी नाग आपकी जगह, बेरी नाग, अनंतनाग। ठीक। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, इंपोर्टेंट कीजिए। चेनाब क्या है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। यह है चंद्र और भागा, दो धारा आती हैं। एक तरफ से चंद्र आती है, एक तरफ से भागा आती है। फिर ये संयुक्त धारा को ही हम क्या कहते हैं? आपका चेनाब कहते हैं। चंद्र और भागा के मिलने से बनती है। ये सरिता हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट कांगड़ा में के आसपास मिलती हैं। इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले 1,180 किलोमीटर बहती है, यानी कि इतना अपना ड्रेनेज बनाती है। और उसके बाद किसमें मिल जाती है आके? हालांकि सिंधु में मिल जाती है। चेनाब में कौन मिलती है? झेलम। और सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब के बाद आपका, हमने झेलम देख ली पहली सहायक, दूसरी चेनाब देख ली। अब हम आपका तीसरी की बात करते हैं, रावी। सिंधु की एक अन्य सहायक नदी है जो आपका हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी या कुल्लू पहाड़ी से निकल, ये कहाँ से निकल रही है? कुल्लू से। और ये कहाँ से निकली थी? केलांग घाटी से। केलांग घाटी से कौन सी निकली थी? तो ध्यान देना है, केलांग घाटी से आपका निकली थी ये। ठीक। रोहतांग, कुल्लू घाटी का जो आपका रोहतांग दर्रा है, उस रोहतांग दर्रे से ये आपका निकलती है। ठीक। और पश्चिम स्थान में निकल जाती है राज्य में चंबा घाटी। पाकिस्तान में प्रवेश करने में सिंधु के निकट चेनाब नदी से मिल जाती है और यह पीर पंजाल है। देख लिया?
तो ये कहाँ से निकलती है? रावी कुल्लू से निकलती है। और पीर पंजाल के दक्षिणी भाग में धौलाधार, ये आपके पर्वत श्रेणी हिमाचल में धौलाधार से प्रवाहित होती है। उसके बाद 4 नंबर पर है व्यास, सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। क्लियर है? ये 4000 मीटर की ऊंचाई से रोहतांग, ये कहाँ पड़ता है रोहतांग? ये भी हिमाचल में पड़ता है। रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है। कौन निकलती है? व्यास कुंड से निकलती है। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती हुई धौलाधार श्रेणी को काटती है और लारंगी महाखंड का निर्माण करती है और पंजाब के मैदान में प्रवेश करती हरिके बैराज के पास सतलुज नदी से जा मिलती है। ये किससे मिलती है? ये आपकी सतलुज नदी से जाकर मिल जाती है। इसके बाद है सतलुज नदी। सतलुज नदी, ध्यान दीजिए, हाँ, तिब्बत में 4555 किलोमीटर की ऊंचाई से मानसरोवर झील के निकट कहाँ से निकलती है? राकास ताल से। अच्छा, एक नदी और निकल रही थी तिब्बत से, उसका नाम सिंधु है। क्लियर है? वो भी मानसरोवर के पास की झील है, उसी से निकलती। बारचुंग हमने पढ़ा था। और आप देखिए, लांगचेन खंग से नाम जाना जाता है। भारत में प्रवेश करने से पहले 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी समानांतर बहती है और रोपण में एक महाखंड निकालती है। हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में सिप किला से बहती हुई, सिप किला क्या है? दर्रा है, ध्यान रखिए, दर्रा मैदान में प्रवेश कर सहायक नदी है क्योंकि यह भारतीय, यह भाखड़ा नांगल बांध परियोजना को पोषित करती है। ये था सिंधु नदी सिस्टम। अब एक एक करके सब लिखेंगे। सबसे पहले आपने पूरा कल ये देख लिया था। अब इसके बाद यहाँ से आप झेलम और झेलम के बाद चिनाब, इन दोनों को लिखिए। इंपॉर्टेंट करें उसको, आप 14 पॉइंट करके भी लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, दोनों लिख लीजिए। अब रावी नदी को देखिए, रावी कहाँ से निकल, देख लिया? आगे बढ़ जाए। इसके बाद आपने देखा व्यास, व्यास और सतलुज। व्यास कहाँ से निकल रही है? रोहतांग पास के निकट व्यास कुंड। कहाँ से निकल रही? राकाश ताल नियरेस्ट मानसरोवर। और व्यास कुंड से धौलाधार आपका रोहतांग पास से होते हुए कौन आ रही है? आपका व्यास। आइए गंगा की तरफ बढ़ जाए और अंत में कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में, पाकिस्तान में जाकर मिठानकोट में से वहां जाकर गिर। अब है गंगा। अपनी द्रोणी और संस्कृति महत्व दोनों की दृष्टिकोण से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जो 3900 मीटर ऊंचा। तो गंगा कहाँ से निकल रही है? राज्य उत्तराखंड, जिला है उत्तरकाशी, गौमुख एक जगह है और गौमुख के पास है गंगोत्री हिमनद। हिमनद का मतलब होता है हिम ग्लेशियर, उससे ये निकल रही है। यह भगीरथी के नाम से जानी जाती है। यह मध्य और लघु हिमालय श्रेणी को काटकर महातंग खड्डों में होकर गुजरती हैं, अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद यह गंगा कहलाती है। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ हिमनद में है। ऐसे है, इसमें कौन बाद में कहाँ मिलती है? देव प्रयाग में कौन मिलती है? ये भागीरथी आती है और ये इधर से अलकनंदा आती है, दोनों मिल जाती है। उसके बाद ये ऋषिकेश में प्रवेश करती है, ऋषिकेश के बाद हरिद्वार में, और यहाँ से बाद ही गंगा कहलाती है। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? तो ध्यान दीजिए, बद्रीनाथ के निकट एक जगह है, हम कहते हैं सतोपंथ ग्लेशियर। तो सतोपंथ से आपके हिमनद से आती है अलकनंदा। अलकनंदा धौलीगंगा, विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनी है। तो 2 धाराओं से बनी है ये भी। ये इस तरीके से देख लिया। ठीक, जोशीमठ या विष्णु प्रयाग, ये पीछे की बात कर, क्लियर है? मिलती है।
अलकनंदा की अन्य सहायक नदी है आपकी पिंडर, जो कर्णप्रयाग में मिलती है। तो इसमें क्या मिलती है? कर्णप्रयाग में आपका पिंडर मिल जाए। और जबकि मंदाकिनी या काली गंगा इसमें रुद्रप्रयाग में मिलती है। हरिद्वार के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हुई यह सबसे पहले दक्षिण की ओर, फिर उत्तर पूर्व की ओर, फिर पूर्व की ओर बहती हुई दक्षिणा अभिमुख होकर जो दो जलाधाराओं में भागीरथी और पद्मा में विभाजित हो जाती है। तो धारा बनती है भागीरथी और आपके पद्मा। ये सब आपकी जाके जो बे ऑफ बंगाल में जब ये अपना डिपोजिशन बनाती है, डेल्टा बनाती है, तो इसमें ब्रह्मपुत्र आके मिलती है, तब की बात कर। 2525 किलोमीटर लंबी, उत्तराखंड में 111 किलोमीटर लंबी, उत्तर प्रदेश में 1400 किलोमीटर लंबी, बिहार में 450, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर का मार्ग तय करती है। गंगा द्रोणी केवल भारत में 8 लाख वर्ग किलोमीटर तय करती है। एक यह भारत की सबसे बड़ी अपोहा तंत्र है। ध्यान दीजिए, भारत का सबसे बड़ा अपोहा तंत्र किसका है? गंगा का। उत्तर हिमालय से निकलकर 12 महीने अनियमित नदी के रूप में दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली अनित्यवादी नदियों में शामिल है। सोन इसके, देखिए सोन नदी कहां से मिलती है? राइट हैंड साइड से। कहां से मिलती है? राइट हैंड साइड से आपका मिल जाती है। बाएं तट पर जो उसका लेफ्ट हैंड साइड से मिलने वाली महत्वपूर्ण नदी रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, महानंदा सागर द्वीप के निकट ये अंत बंगाल की खाड़ी में गिर जाती। इसी को कहते हैं गंगा सागर। सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, ऐसा कहा जाता है गंगा सागर के महत्ता के बारे में। अब इतना आपने देख लिया, उसके बाद कैसे सबसे ज्यादा कहाँ बहती है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद किसमें बहती है? वेस्ट बंगाल में। उसके बाद बिहार, उसके बाद उत्तराखंड। ठीक है। और 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर को कवर ऑफ करती है हमारी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है गंगा नदी हमारे लिए। इसका धार्मिक एक्सपेक्ट वजह से ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक। कह रहे हैं क्या आप जानते हैं नमामि गंगे परियोजना ये एक यह एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा मुख्य कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया। इसमें राष्ट्रीय विकास से संबंधित प्रदूषण के प्रभाव को कम करना, उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा करना, सीवेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था, नदी के किनारे का विकास, नदी के सतह की सफाई, जैव विविधता, वनीकरण, जन अभियान जागरूक, औद्योगिक अपशिष्ट और गंगा अपोहा तंत्र, ये सारी चीजें आपने की हैं। ठीक। और ये आपको देखने और आपने उनके बारे में पढ़ा। बाकी अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाकर namamingange.aspс.health पर हैशटैग पर जाकर आपके लिए ये आपको क्लियर हो जाए। ठीक है। तो फिलहाल एक बार गंगा को जाकर देखिए, कल हम इसकी सहायक नदी बनने को पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज के लिए